नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं कड़क। कड़क में जो बात कही होगी आज होगी वो सीएम नीतीश को लेकर, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रगान पर बिहार में बवाल हो गया है। और ये बवाल जो कह सकते हैं एक तरह से सियासी घमासान है, उसका कितना इम्पैक्ट आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, और जो गठबंधन है, चाहे वो अपोजिशन के हों सत्ता पक्ष के हों, उनकी चुनावी दशा और दिशा क्या इस इशू से बदलेगी, वोटरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। मेरे साथ आज इस बात कही में हैं नीरज, मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हैं। और नीरज ऐसे सहयोगी में जो कई विधानसभा चुनाव, मतलब देश के तो कई विधानसभा चुनाव कवर किए हैं, बिहार के भी कई विधानसभा चुनाव वो कवर कर चुके हैं। पिछली बार भी नीरज शायद आप 30 दिन से ज्यादा थे जहां तक मुझे याद है, और अभी भी 10-12 दिनों के लिए बिहार होकर आए हैं। देखिए, बिल्कुल यतेंद्र, आपने कहा कि इम्पोर्टेंट विषय है और सियासी घमासान मचा हुआ है। 33 दिन पिछली बार था, मुझे अभी भी याद है। और पहले चरण की जितनी सीटें थी उसको तो तमाम सीटों को कवर किया था। और अभी 10 दिन जब हम अपनी छुट्टी के दौरान बिहार में थे तो वहां के फिजाओं को, खासकर राजनीतिक फिजाओं को समझने का मौका मिला था। देखिए, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने और राष्ट्रगान को लेकर जिस तरह से मुद्दे को खड़ा किया है विपक्ष ने, और सत्ता पक्ष जिस तरह से नीतीश कुमार के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है, तो एक बात तो साफ है कि ये तमाम जो मुद्दे, ऐसे मुद्दे हैं, वो बिहार के आने वाले चुनाव में असर जरूर डालेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का सेंटीमेंट, उनके प्रति जो सेंटीमेंट है बिहार की जनता का, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और दूसरे सहयोगी उनके पीछे खड़े रहते हैं, यह विपक्ष के लिए एक चुनौती रहता है। और अभी आपने तेजस्वी यादव के बयान को देखा होगा, जो मीडिया से उन्होंने बात की, उसमें मानसिक तौर पे अचेत वर्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान जो गतिविधियां थी नीतीश कुमार की, वो हम सबने देखा है और उस पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल भी खड़े किए हैं। लेकिन वर्ड के चयन में, इसीलिए तेजस्वी यादव वर्ड के चयन में बहुत सहज हैं, बहुत गंभीर हैं, ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार का सेंटिमेंट इतना है बिहार में कि अगर आपने कोई अपशब्द यूज किया तो वो आपके खिलाफ जा सकता है। और आप बड़ा फूक फूक का कदम रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि माफी की मांग कर रहे हैं और एक तरह से ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो मानसिक और शारीरिक तौर पे जो अवस्था है अभी, उसमें उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। जब भी इस तरह की बात, जब नेता का कद बड़ा हो, क्योंकि नीतीश कुमार की हम बात करें, कद बहुत बड़ा है, अपने दम पर वो सरकार बनाते रहे, चाहे गठबंधन में सहयोगी उनका कोई भी रहे, सीएम वो रहते हैं। लेकिन जब इस तरह के आरोप मानसिक तौर पर जब विपक्ष आरोप लगाता है या जो अपोजिशन का नेता आरोप लगाता है, और खासकर क्योंकि कार्यक्रम भी हमारा बतकही है जी, यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स देखें तो बतकहियां जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले होती हैं, गांव गांव में होती हैं, तो हमेशा नेता जिसके ऊपर बड़ा कद का नेता आरोप लगाया जाता है तो फायदा उसी को मिलता है, ऐसा देखा जाता है। सेंटीमेंट जो आप बात कर रहे हैं बार-बार। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि ये सिर्फ आरोप नहीं है, क्योंकि आपके पास फैक्ट भी है। आप मतलब उसको देख रहे हैं। जो वीडियो नीतीश कुमार के हाल के वक्त में भी, और कल राष्ट्रगान वाला जो वीडियो आया है इवेंट का, पटना में वो इवेंट था, वो सबके सामने है। तो ये सिर्फ आरोप नहीं, जनता खुद भी जज करती है। लेकिन दूसरी तरफ फिर नीतीश कुमार के कामकाज को देखती है तो उस पे फिर उनको लगता है कि नीतीश कुमार से बढ़िया नेतृत्व जो है कोई और मिल नहीं सकता। रही बात मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे कमजोरी की, तो ये एक मसला है जो आने वाले वक्त में विपक्ष को घेरने का मौका मिलेगा। और जब वो चुनाव में जाएंगे तो ये बात तो सही है कि सवाल जब विपक्ष खड़ा करता है तो सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी भी खड़ी है अभी नीतीश कुमार को इस मसले पर, और आप बीजेपी को जितना करीब से देखते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, अभी एक दिन पहले चिराग पासवान जो कि एनडीए अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला मुख्यमंत्री वही होंगे। जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार का सम्मान बिहार हमेशा करेगा और करता रहेगा। तो एक तरह से उनके पीछे तमाम लोग हैं। आप ये बताइए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी इस तरह के जो आरोप लगते हैं? एक तो आप डिफेंड करेंगे ही अपने नेता को, लेकिन चुनाव में क्या स्ट्रैटेजी होगी? कैसे वो जनता को बताएंगे कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे तो सब कुछ बढ़िया है, वो शासन आराम से चला सकेंगे? देखिए नीरज, जो आप कह रहे हैं ना, डिफेंड करेंगे, हाँ स्वाभाविक है। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता होता है या सहयोगी दलों का जो नेता होता है जिसके नेतृत्व में चुनाव में जाते हैं, तो डिफेंड तो करना स्वाभाविक है, नेचुरल है, वो करेंगे ही। लेकिन जो पॉलिसी आप कल से देखिए, जिस तरह से वो उनके मानसिक तौर पर स्वस्थ होने पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अगर कोई बयान आया है, मुझे लगता है शायद 1 या 2 बयान ही आए, ज्यादातर बयान नहीं आए हैं, ज्यादातर नेताओं ने बयान नहीं दिए हैं, तो वो भी उनके समर्थन में ही आए होंगे।
वो जिस तरह का बयान है और समर्थन का बयान देखेंगे तो उसमें उनकी छवि को ऊपर करने की कोशिश की गई है। जो मैंने विजय सिन्हा का बयान देखा तो उसमें वो साफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राष्ट्र प्रेम पर कोई भी सवालिया निशान खड़े नहीं कर सकता। और जाहिर है जिस तरह का नीतीश कुमार का अभी तक का जो राजनीतिक सफर रहा है, जो राजनीतिक जीवन रहा है, चाहे इमरजेंसी के आंदोलन से आप देखें तो राष्ट्र प्रेम के प्रति सवालिया निशान तो खड़ा हो नहीं सकता। ठीक है, वो कल क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उस पर तो विवाद खड़ा हो गया है। उस पर अपोजिशन भी चाहेगा कि एक बड़ा राजनीतिक चर्चा उस पर हो और बिहार के लोगों में वो जाए। लेकिन जो आपने एक सवाल जो किया उसका सीधा सा जवाब यही है कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या सहयोगी दल इस पर कुछ बोलेंगे। वो चुप्पी साधेंगे। वो इस ऐसे मुद्दे जिससे नुकसान हो सकता है, जो चर्चा का विषय बन सकते हैं खासकर नुकसान के लिए, तो ऐसे विषयों पर वो चुप्पी साधेंगे। वो चाहेंगे कि वो मुद्दे वहीं के वहीं दब जाएं, एक दो दिन की चर्चा के बाद खत्म हो जाएं। ये एक बड़ी रणनीति रहेगी। और दूसरा, बीजेपी चाहती है, जो बार बार सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में, वो अमित शाह भी कह चुके हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही सीएम होंगे। क्योंकि बीजेपी की रणनीति यही है कि जो आपने भी कुछ देर पहले भी कहा कि नीतीश जैसा चेहरा बीजेपी के पास भी नहीं है जी। फिलहाल तो नहीं है। और जब वो नीतीश के साथ लड़े उसका फायदा मिला है। वो कोई सा भी चुनाव आप उठाकर देख लीजिए। और जब नीतीश कुमार दूसरी तरफ जाते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगी। और खासकर जब वो ऐसी स्थिति में, जो चाहे उनके मानसिक या उनकी बीमारी का हवाला अपोजिशन दे रहा हो, तो ऐसे में उनके कैडर को ये ना लगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अब नीतीश एक बार फिर से पाला बदलो, दूसरी तरफ चला जाए। क्योंकि ऐसे समय में जब जो नेता जिस तरफ जाता है तो वो कैडर आने वाले 15-20 साल तक उसी साइड में रहता है। क्योंकि वो अपने नेता को, क्योंकि जो बिहार और यूपी की जनता, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता है, वो बहुत ज्यादा मुद्दों पर ना जाकर अपने नेता के पीछे जाती है। और यही बीजेपी चाहती है कि नीतीश उनके साथ रहें, चाहे उनका अंतिम राजनीतिक पारी हो। तो अंतिम राजनीतिक पारी में नीतीश अगर बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए के साथ रहते हैं, तो उसका आने वाले 15-20 साल, 25 साल, 30 साल तक वो कैडर, जो ये वाली पीढ़ी है या अगली पीढ़ी है, वो उनके खेमे में रहेगी। ये एक बड़ी राजनीतिक जो कहते हैं रणनीति है, उस पर काम कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा नीरज, क्योंकि आप तो बहुत ही बारीकी से बिहार के चुनाव को देखते रहे हैं, आप बिहार के तमाम बड़े नेताओं से मिलते भी रहे हैं। जो वंशवाद की राजनीति थी, जो नीतीश कुमार बड़े प्रखर विरोधी माने जाते थे, और आरजेडी पर तो आरोप लगता ही है, अब उनके बेटे को लेकर भी लग रहा है। तो ऐसे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा, उनकी बीमारी का हवाला देते हुए, तो क्या निशांत कुमार का कोई भविष्य है इसमें? देखिए, निशांत की जहां तक बात आ रही, उनके पहले बयान आई, उनके राजनीति में सक्रिय होने की बात जो आ रही है, उस तरह से वंशवाद या परिवारवाद का आरोप जो है नीतीश कुमार के साथ नहीं चिपकेगा। ये आरोप तब चिपकते हैं जब आप उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दे या सीधे कुछ वैसा अगर पद दे, तब आपको ज्यादा चिपकता है। क्योंकि निशांत अब तक सक्रिय नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले, लेकिन अब तो सक्रिय हो गए हैं। सक्रिय हो गए। सक्रिय से मतलब है कि पॉलिटिकली किसी पद पे उनका लेना देना नहीं है, और किसी विधानसभा लोकसभा के लिए अभी कोई खबर स्पष्ट तौर पे नहीं आया कि आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले बयान दिया, जिस सक्रियता की आप बात करें, वो सक्रियता पार्टी में इतनी प्रभावी नहीं है, जेडीयू के अंदर की बात कर रहे हैं, कि जो नीतीश कुमार के बाद के दूसरे नेताओं को ढक दे। आज की तारीख में मुझे एक चीज बताइए, आरजेडी के आप बयान देख रहे होंगे, हाँ, तो वो नीतीश पर तो आरोप लगाते हैं, निशांत कुमार के खिलाफ अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया। कहीं लगता है कि जो नीतीश कुमार है उनके बाद निशांत कहीं गलवैया, जो हम बतकही कर रहे हैं, गलवैया उधर भी जा सकती है, आरजेडी उन पर डोरा डालने की कोशिश करे, इसकी कोई संभावना आने वाले समय? देखिए, निशांत के जरिए इसकी संभावना कम है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और बिहार की जनता और आप भी जानते हैं कि बिहार में एक त्रिकोण है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में 3 कोने हैं। एक तरफ है नीतीश कुमार, दूसरी तरफ लालू यादव और उनके नेतृत्व में जो संग्राम, तीसरे कोने पे बीजेपी। ये तीनों पार्टियां हैं जो आमतौर पे मजबूत रही हैं। तो कहते हैं कि कांग्रेस को आप मजबूत नहीं मानते? नहीं, कांग्रेस की मजबूती का मतलब ये है, वैसे तो चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, लेकिन उनको मैं मानता हूं कि वो जो वैसी पार्टी है जो किसी ने कभी बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ, आरजेडी के नेतृत्व वाला कोण में कहने का था, बीजेपी के नेतृत्व वाला कोण, और इधर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला कोण। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार का कोना जिनके साथ जुड़ेगा, बिहार में वही सत्ता पे रहेगा। अगर नीतीश इधर आरजेडी के साथ जुड़ जाए तो इनकी सरकार बन जाएगी, और नीतीश उधर बीजेपी के साथ जुड़ जाए तो उनकी सरकार बन जाएगी, और तीसरा कोना विपक्ष में बैठेगा। ये एक आपसी समझ और हमें दिख रहा है पिछले लगातार कई चुनावों से। कांग्रेस, बिल्कुल आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस लगातार मजबूती से, क्योंकि कांग्रेस पे हमारी नजर रहती है, कांग्रेस लगातार राजेश कुमार को अध्यक्ष बना दिया,
प्रभारी बदल दिया, लगातार जमीन पे कन्हैया कुमार काफी कुछ changes की हुए यात्राएं शुरू की, तो ये सब काफी चेंजेज। और एक बात ये भी हो रही है अभी कि क्या कांग्रेस जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ी, क्या बिहार में अकेले लड़ सकती है? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस को लगा, अजय माकन और दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी को ये बताया कि अगर आप बीजेपी को सिर्फ हराने के लिए लड़ेंगे और किसी दूसरी विपक्षी पार्टी के साथ जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अपना ही वो कह सकते हैं ना कि अस्तित्व खत्म होने पर तो पार्टी कैडर को यहाँ मजबूत करने की कोशिश की। बिहार में एकला चलो की मुझे ये कहना अभी कहना बहुत मुश्किल है और बहुत अतिशयोक्ति होगी कि बिहार में अकेले कांग्रेस पार्टी लड़ेगी या दूसरी पार्टियों से, लेकिन इस बार अपने टर्म कंडीशन पे कांग्रेस चाहेगी कि सीटों का बंटवारा हो। जैसे 2-3 बातें आपको बता दूं, बहुत ज्यादा झुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं। पिछली बार 70-71 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, स्ट्राइक रेट 18। मूवी है कि वो झुकेगा नहीं, कौन नहीं झुकेगी नहीं। इस बार कांग्रेस झुकने के मिजाज में नहीं है। राजेश कुमार से हमारी कल परसों बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम बी टीम नहीं है और उन्होंने तुलना कर दी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसी एनडीए की पार्टियों से। मैं इस पर आ गया, लेकिन आप मुझे एक बताइए, वापस उसी पर आते हैं कि नीतीश कुमार का जो राष्ट्रगान का बवाल है वो कितना इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि बिहार की राजनीति अगर आप देखें तो जातिगत आधार पर ज्यादा चलती है। इशू बहुत सारे होते हैं चुनाव के दौरान, बड़ी बड़ी जनसभाओं में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े इशू उठाते हैं, लेकिन जब वोट पड़ता है तो वो जाति के आधार पर, क्योंकि गांव के बूथ ले लीजिए, शहरों के बूथ ले लीजिए, टाउन, छोटे छोटे टाउन होते हैं उनके बूथ, वो जाति पर चले जाते हैं। तो मैं लास्ट में यही जानना चाहूंगा आपसे कि जो नीतीश कुमार का राष्ट्रगान का विवाद वाला इश्यू ज्यादा उठेगा या बात वहीं चली जाएगी वापस जाति पर? देखिए, एनडीए का जो सामाजिक गठबंधन है, जो जाति की बात की, वो आज की तारीख में बहुत मजबूत है। तो उस मामले में तो महागठबंधन की तुलना में एनडीए बहुत आगे है और इसी आधार पर बहुत लोग कहते हैं कि एनडीए की जीत नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर होगी। दूसरी अहम बात कि आपने कहा कि ये मुद्दा कितना असर करेगा, केवल ये मुद्दा नहीं, राष्ट्रगान का मुद्दा, राष्ट्रगान के मुद्दे को तो उन्होंने एक बहाना बनाया। इस तरह के तमाम मुद्दे को भी वो बीच बीच में नीतीश कुमार की जो गतिविधियां रही हैं सार्वजनिक मंचों पे, लेकिन अभी ये मुद्दा नीचे तक जा रहा है कि केवल राजनीतिक तौर पर ही दिखाई दे रहा है? नहीं, नीतीश जानने की कोशिश, हाँ वही कह रहा था मैं कि ये बिहार में जो नीतीश कुमार के जो वीडियो आए हैं, कई वीडियो, वो नीचे तक गया है, लेकिन नीतीश कुमार की पर्सनालिटी और उनके जो गवर्नेंस है उसको अभी तक हिट नहीं किया है। और तेजस्वी यादव अगर इस मामले में कामयाब हो गए कि नहीं, तेजस्वी यादव एक अच्छा पॉजिटिव नेतृत्व तो बिहार को दे सकते हैं और नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति अभी कमजोर है, तो क्यों न तेजस्वी यादव को एक मौका दिया जाए। अगर इसमें वो कामयाब हो गए तो आने वाले वक्त में मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल नीरज, मुश्किल हो सकती है। मेरे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इस तरह के टॉपिक लगातार तेजस्वी उठाते रहे और वो नीचे की जनता तक चले गए तो मुश्किल जरूर नीतीश कुमार या एनडीए के लिए हो सकती है। लेकिन जिस तरह का नीतीश का चेहरा है, जिस तरह वो विकास पुरुष या जंगल राज तोड़ने की जो कोशिश है, वो उसमें नीतीश कुमार अब तक सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और वही चेहरा अगर आगे तक काम कर गया और बीजेपी भी उस रणनीति को आगे ले जाती है और चुप्पी साधे, ऐसे विवादित मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती है, तो जाहिर है जो नीरज बता रहे हैं कि जो अभी देखकर आए हैं, पिछले कुछ समय वो बिहार रहकर आए हैं, तो अभी भी एनडीए का पलड़ा भारी है। लेकिन कई बार मुद्दे ऐसे आ जाते हैं कि कई सारे राज्यों, जो पिछले राज्यों में चुनाव हुए जहां बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही थी, वहां बीजेपी सत्ता में आ गई, तो इस तरह की भी कह सकते हैं उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि एनडीए कोशिश करेगा कि ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साधना ही ज्यादा बेहतर है।